देखो, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, है ना। ट्रांसफार्मर एक कक्षा 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में भी ये बहुत उपयोग होता है ट्रांसफार्मर। आप कई बार देखोगे कि आपके गली मोहल्ले में भी एक खम्भे, जो बिजली विभाग के जो खम्भे लगे रहते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा सा डिब्बा लगा रहता है हरे से रंग का, है ना। उसका वैसे ही हराई कलर, उसको ग्रे या हरा कलर का रहता है, उसको क्या है, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसके नीचे एक और बॉक्स लगा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, उसको हम डीपी बोलते हैं। चलो, तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, कि ये ट्रांसफार्मर होता क्या है और इसके क्या उपयोग हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन या परिभाषा ऐसी है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज पे काम करता है। पहली बात, ये डीसी पे काम नहीं करता, याद रखना, क्योंकि वोल्टेज भी दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी। तो ये एसी वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है, और ये एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, ठीक है। और बढ़ाता घटाता कैसे, अन्य प्रेरण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का कार्य करता है, या ट्रांसफार्मर एक ऐसे डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का काम करता है, और ये अन्योन्य प्रेरण की क्रिया पर आधारित होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। अब हम देखते हैं क्या अन्योन्य प्रेरण भी क्या होता है, वो भी देखेंगे हम अभी, और ये किस तरह से काम करता है वो भी बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये देख रहे हो आप ट्रांसफार्मर, अभी इस नाम को भूल जाओ आप, ये ऊंचाई लिखा हुआ है, अपचाई। ये ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। ट्रांसफार्मर क्या दो प्रकार के होते हैं, कैसे, एक अपचाई और उपचाई। अपचाई जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को कम कर देता है, और उच्चाई जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को, आउटपुट वाली वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लो आप लोग ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर में क्या रहता क्या है, ट्रांसफार्मर ये बना हुआ है, इस टाइप का रहता है। इसमें देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली, और ये है द्वितीयक कुंडली, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके एक सिरे पे, प्राथमिक कुंडली के सिरे पर हमने एसी सप्लाई दी, इसको एसी वोल्टेज दिया, और इसकी जो द्वितीय कुंडली है, देखो इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ये कुंडली एक पटलित, ये फ्रेम के ऊपर लपेटी गई है दोनों कुंडलियां, और ये जो जिस फ्रेम के ऊपर लपेटी गई है, इस फ्रेम को ये फ्रेम बना रहता है पटलित क्रोड का। पटलित क्रोड, जैसे प्राइमरी कॉइल में हम एसी वोल्टेज देते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया से, कैसे, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया से इस दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कौन सा बल, जो विद्युत का वाहन करे, विद्युत का वाहन करे, है ना। तो उस जो जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, है ना, प्रेरित धारा। इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, वही धारा हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, प्रकार के होते हैं, एक अपचाई एक उच्चाई, और ये दो प्रकार बने कैसे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन देख रहे हो आप, एक वोल्टेज को घटा दे रहा है और एक वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो जो घटा देता है वोल्टेज को, जो आउटपुट वाले वोल्टेज को घटा देता है, उसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब, जैसे हम बोलेंगे, अब आप लोग ऐसे प्रकार तो याद नहीं होंगे आपको, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अपचाई यानी जो चीज को पचा जाना, वोल्टेज को पचा जाए जो, उसको बोलेंगे हम अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और उच्चाई शब्द से ही पता चल रहा है, उच्चाई यानी ऊंचा, यानी उसको ऊंचाई पे ले जा रहा है, यानी इसको बढ़ा दे रहा है, तो हो गया उच्चाई ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को बढ़ा दे। ऐसे में आपको हमेशा याद रहेगा अपचाई और उपचाई, ठीक है। तो अब अगर डायग्राम बनाने पड़ जाए हमें उच्चाई और अपचाई के, तो कैसे बनाओगे आप, देखो, ये है, ये आप इस तरह का फ्रेम बनाओगे, दो हमने फ्रेम बना दिए, ध्यान से देखना, हमने दो फ्रेम बना दिए। जब हमें, पहले भी ध्यान से सुनना बात को, जब हमें अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राथमिक कुंडली है ना, उसके फेरों की संख्या अधिक रखते हैं, कायम प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखते हैं, और जो जहां से हम वोल्टेज को प्राप्त कर रहे हैं, है ना, तो उसमें फेरों की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है, ठीक है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। आ रहा आपको समझ में, यहाँ पर फेरों की संख्या अधिक करनी है, यहाँ पे फेरों की संख्या कम कर देना, तो ये हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने एसी वोल्टेज को लिया और फेरे ही कम है, तो वहां पे वोल्टेज ही कम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कम उत्पन्न होगा, क्यों, फेरे कम है, कुंडली के जो राउंड है वो भी कम है, तो वो कम है, इसलिए इसमें विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा, इसलिए यहाँ पे हमें कम वोल्टेज मिलेगा। तो ये हो गया हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई में क्या रहता है, यहाँ पे फेरों की संख्या तो कम रहती है प्राथमिक में, लेकिन जहां पे हम वोल्टेज को प्राप्त कर रहे हैं, जहां पे हम आउटपुट अपने ले रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम रिसीव कर रहे हैं
घरों में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, काय में से दूसरी वाली कुंडली में। और जब फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो यहाँ पे विद्युत वाहक ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इसमें अन्य की क्रिया से विद्युत वाहक ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और देखो, और यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सा यहाँ भी दिख रहा है, देखो ये फेरों की संख्या ज्यादा है, ध्यान से देखना, यहाँ फेरों की संख्या ज्यादा है ना प्राथमिक में, और द्वितीयक में कम है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, अपचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पे देखो फेरों की संख्या कम है तो यहाँ कम वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो अपचाई यानी वोल्टेज को पचा गया। और यहाँ देखो उच्चाई में, यहाँ हमने जहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया, जहाँ हमने वोल्टेज को लगाया मतलब दिया, और जहां से हम ले रहे हैं वहां पे फेरों की संख्या ज्यादा है, यानी कि फेरों की संख्या ज्यादा है तो क्या बोलते हैं कि विद्युत वाहक ज्यादा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे द्वितीयक में, तो यहाँ पे हमें ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। इसको बोलते हैं हम कौन सा, ये वाला उच्चाई ट्रांसफार्मर। देखो आपको हमने क्या क्या बता दिया, एक तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा बताई, डेफिनेशन। दूसरा हमने बताया कि ट्रांसफार्मर कितने, जैसे अगर बोले कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है वो भी बता दिया हमने, अपचाई और उच्चाई। और आपने डायग्राम भी समझ लिया कैसे बनाना है, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि इसके क्या बोलते हैं इसको अच्छा, एक हम अभी हम टॉपिक से हटके बात करते हैं, टॉपिक से हटके बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर उपयोग कहाँ होते हैं, एक ऐसी बात कर लें। तो आप इससे क्या, आप कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ट्रांसफार्मर आपके घरों में उपयोग हो रहे हैं। छोटे छोटे से डिवाइस होते हैं, आजकल हर डिवाइस में ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। और अगर बड़े रूप में बात करें तो आप जैसे किसी भी गांव में या किसी भी शहर में रह रहे हो तो आप आपके गांव के बाहर देखना, जाके जहाँ पे बिजली ऑफिस होगा वहां पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। क्योंकि जो बड़ी लाइनों से बड़ी वाली हाई वोल्टेज वाली लाइन आती है तो वो आती है सबसे पहले कहाँ, आपके गाँव के पावर हाउस में। देखो इस तरह से, ये है पावर हाउस, यहाँ पे आती है पहले सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे लगे रहते बड़े बड़े ट्रांसफार्मर। तो ये यहाँ पर कैसे वाले लगे रहते हैं, बाहर से हाई वोल्टेज आया तो कुछ क्या होता है, आते आते ना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे लगाते हैं पहले कहाँ पे, पावर हाउसों में उच्चाई ट्रांसफार्मर, यानी उस वोल्टेज को प्रॉपर तरीके से एक सा करने के लिए। क्योंकि लाइन आती है उसमें क्या वोल्टेज का ह्रास हो जाता है, कुछ भी मतलब बहुत कुछ होता है ऐसा कि वोल्टेज कम हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस से लंबी दूरी तय करके आता है वोल्टेज, जहाँ से हम मतलब गवर्नमेंट विद्युत खरीदती है। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो लाइनें लगी रहती है, तो वो आते हैं कहाँ, पहले हमारा पावर कहाँ था, मतलब पहले हमारी जो वोल्टेज आता है वो कहाँ था, आपके गांव के पावर हाउस में। तो वहां पर देखो, वहां पे हम लोग लगाते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर कि जो वोल्टेज आया है ना उसको बढ़ा देता है वो, ठीक है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर आपको दिख ही रहा है, देखो यहाँ पर प्राइमरी में जो फेरों की संख्या कम है, और द्वितीय कुंडली में जो दूसरी कुंडली सेकेंडरी कॉइल है इसमें फेरों की संख्या अधिक है। तो ये हो गया आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। दिख रहा है आपको ये पावर हाउस, मतलब वैसा नहीं बनाएंगे हम ना, आप सोचो घर बनाओ बाकायदा, वो मतलब समझना है हमको। तो ये हमारा हो गया पावर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, आप देखो हमने ये यहाँ हमने सप्लाई दे दी यहाँ पावर हाउस में, और ये सेकेंडरी में हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया, क्या यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मतलब क्या वोल्टेज को रिसीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से वोल्टेज बढ़ के कहाँ जा रहा है, आपके मोहल्लों में ही आ रहा है। अब ये मोहल्ले में भी आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये लगाएगा, ये इतना सेटअप जो ये ट्रांसफार्मर है आपके मोहल्ले में। देखो क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है कौन सा, अपचाई। आप जब कभी गली मोहल्ले में देखोगे जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, ना कि उच्चाई, याद रखना। और जो वहां लगे रहते हैं कहाँ पे, पावर हाउस में, वो उच्चाई ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वहां पे वोल्टेज को बढ़ाते हैं ये लोग, ठीक है। और जो आपके मोहल्लों में आता है ना, मोहल्ले वगैरह में जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो रहते हैं अपचाई। अपचाई कौन से, जो वोल्टेज को पचा जाए, जो वोल्टेज को कम करते हैं। तो देखो ये यहाँ पर फेरों की संख्या कम है, वो फेरों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर, जो आपके मोहल्ले में लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, जहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो पावर हाउस से जो तार आ रहा है वो आके ट्रांसफार्मर के ऊपर तीन इस तरह से ट्रांसफार्मर ऐसा रहता है, उसमें इस तरह से ऐसे रहते हैं। यहाँ पर मान लो ये फील्ड, एक मिनट में अच्छे से बना के बताता हूँ आपको। मान लो ये मोहल्ले का आपका वो है ट्रांसफार्मर है, तो उसमें इस तरह से ये, और ये इधर पे देखो आप, ये तो ये आई आपकी पावर हाउस। मान लो आपके पावर हाउस से जो तार आ रही है तार आपकी यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, ये कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर से, पावर हाउस से जो सप्लाई आई। और ये आपका क्या है, मोहल्ले का ट्रांसफार्मर, मोहल्ले का
ट्रांसफॉर्मर मोहल्ला लिखा दिया। तो ये आपका क्या है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, अब यहाँ से क्या आउटपुट निकलता है, ये निकले 3 तार, ये निकले। अब ये क्या होते हैं, सॉरी, ये 3 तार निकले, ये 3 तार, ये क्या है, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगा रहता है खम्भे के ऊपर यहाँ, जिसको इसको क्या है, इसी को बोलते हैं डीपी। इसको क्या बोलते हैं, डीपी। कई लोग इसको डीपी बोलने लगते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, कई लोग इसको डीपी बोलने लगते हैं। ये नहीं, ये तो हमारा ट्रांसफॉर्मर है। ये आपके 3 तार आए, 3 तार आए कहाँ, ये आ रहे हैं तार, है ना। 3 तार कैसे, आप लोग बोले 3 तार क्यों, इसमें क्या है, 3 फेज आती है सप्लाई, अपने इंडिया में 3 फेज सप्लाई आप देखते हो, सभी जगह चलती है वैसे। RYB है ना, नाम RYB मतलब वो है रेड, Y से येलो और P से ब्लू, 3 तार आते हैं फेस के। तो ये 3 तार आते हैं, ये हमने यहाँ पे आए 3 तार, यहाँ हमने 2 तार दिखाए हैं, वो तो आपको एक डायग्राम क्या है, समझाना है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझाना है, ना कि पूरा डायग्राम बना के बताना है। तो ये जो तार आए हैं, ये वाले तार आपके क्या है, मोहल्ले के ट्रांसफॉर्मर। ये मोहल्ले के ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। और ये आपके ये डीपी में गए, और इन घरों से, ये जो घर बने हुए हैं यहाँ पे, मान लो ये घर बना हुआ है, ठीक है, ये तो यहाँ से तार जाते हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो होता है ना डीपी, यहाँ 2 तार का भैया हमने यहाँ पे लगा दी और अपने घर की लाइट में जला दी, है ना। ऐसा रहता है पूरा सिस्टम। तो ये पावर हाउस से तार है ना, ये मोहल्ले के उसमें लगा दिए। तो यहाँ से अब ये जो अपचाई ट्रांसफॉर्मर है, इसने क्या कर दिया, वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, और ये तार आपके डीपी पे आ जाते हैं। डीपी आप लोग पता है, ये डीपी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर पे इसलिए देते हैं तार वगैरह, क्योंकि मोहल्ले के एक से होते हैं दिमाग के आदमी, पता चले ट्रांसफॉर्मर उड़ा दिया, पता चला यहाँ क्या रहता है, डीपी खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये सस्ती पड़ती है डीपी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, है ना, क्योंकि इसमें एक फ्यूज तार यूज करते हैं, कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो वो फ्यूज तार गल जाता है। अब फ्यूज तार क्या, उसके ऊपर भी अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। तो आपने ट्रांसफॉर्मर, शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रांसफॉर्मर कैसा रहता है, और मतलब कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं, ये कहाँ उपयोग करते हैं, वो मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम बना के बताया आपको, है ना। ट्रांसफॉर्मर डेली यूज होता है, ठीक है। तो अब हम आगे अब हम पता किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के बारे में, उसके ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत के बारे में। देखो अब हम आपको समझाने वाले हैं सिद्धांत के बारे में, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, है ना। क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन इस तरह से, तो पूछते हैं ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर के प्रकार बताओ, ट्रांसफॉर्मर का नामांकित चित्र बनाओ। तो ट्रांसफॉर्मर के नामांकित चित्र में आप ये बनाओगे, है ना, और ये पूरा बना देना है आपकी प्राथमिक कुंडली ऐसी, ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, इस तरह से ये है अपचाई ट्रांसफॉर्मर, ये आपका उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, ये बना के बता देना है। अच्छा अब हम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो चैनल बनाया हुआ है, आप इसको क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये तो खैर सभी लोग कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमारा क्या बोलते हैं कि आप वीडियो वगैरह ये जब देखेंगे और आप कमेंट करेंगे, तो इससे क्या है, मैं और वीडियो बनाने के लिए मैं प्रोत्साहित होऊंगा, ठीक है। तब मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो लोग मेरे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और तब तो मैं और प्रयास करूंगा आप लोगों को और अच्छे समझाने में। और अगर कुछ कमी दिखती है आपको कि सर आप थोड़ा इस तरह समझाइए, या कुछ भी आपको कमी लगे, तो आप कमेंट में बताइए हमें, तो मैं और अच्छे से आपको वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम भी पास आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करें, ठीक है। अब हम आपको समझाने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत के बारे में। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, ठीक है। देखो कक्षा 12वीं में जब भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें एक बात और सिद्ध करने के लिए आती है, वो है क्या, ये NS बटे NP बराबर ES बटे EP बराबर IP बटे IS बराबर एक कॉन्स्टेंट K, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि NS, NP, ES, EP और IP, IS हैं क्या ये, तो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं। ट्रांसफॉर्मर हमने देखा था कि दो कुंडली होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीयक कुंडली, और इनको क्या है, एक नरम लोहे की पतले थ्रोट के ऊपर हम लपेट के बनाते हैं, ये रहता है। तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, आपको ये 2 कुंडली बना लेनी है। ये इसको हमने 2 कुंडली बना ली, एक तरफ वाले को हमने प्राथमिक कुंडली नाम दे दिया, यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी, और दूसरा द्वितीय क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। तो जो पीपी वाले हमारे टर्म है वो कहलाते हैं प्राइमरी के, और जो एसएस वाले टर्म रहेंगे वो कहलाएंगे हमारे द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी के, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, अब एक मिनट ये भी देख लो पहले है क्या। देखो जी NS क्या है, ये है द्वितीय कुंडली, यानी S यानी सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली जो दूसरी कुंडली है इससे बद्ध जो फेरे हैं ना कुंडली की, सॉरी ये फेरे के जो कुंडली के फेरे हैं, सॉरी कुंडली के जो फेरे हैं उनकी संख्या है, ठीक है। NS क्या है, इनके फेरों की संख्या, कुंडली के द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या, और NP क्या है, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या, ठीक है। इसी तरह जो ES है वो क्या है, द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ये क्या है, EP क्या है, ये है प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब ये हम आगे चल के देखते हैं। देखो आप ये कुंडलियां बना लोगे एग्जाम में, कॉपी में, उसके बाद आप लिखेंगे प्राथमिक माना, यहाँ पे माना लिख देना है हमको, यहाँ पे लिखना है माना, प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो, देखो प्राथमिक कुंडली है हमारी, ये देखो ये प्राथमिक कुंडली है, ठीक है, ये फेरे हैं, है ना। तो ये प्रत्येक फेरे यानी एक एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा फाई हो, ये लाइन लिखनी है बस। देखो ज्यादा ऐसा नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है ना। आप अगर ध्यान से सुनोगे ना तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आप सुनते जाओ ध्यान से, आप आसानी से क्वेश्चन में मतलब एग्जाम हॉल में आराम से आप बिना टेंशन के आप लिख सकते हो। देखो कैसे, प्राथमिक माना यहाँ पे लिख देंगे हम, माना प्राथमिक कुंडली, ये है प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, फाई है, इस वाले साइन को हम फाई बोलते हैं। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं इसको। प्राथमिक कुंडली से बद्ध प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से, ठीक है। फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम आप शायद पिछली कक्षाओं में मतलब आपने पढ़ा होगा, तो उसके चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP, मैंने कहा था ना आपको EP क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल EP बराबर हो जाएगा आपका NP इंटू d∅/dt। अब आप बोलोगे d कहां से लग गया, ये D कहां से लग गया। देखो क्या होता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना, ये क्या होता है, जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं या उसमें सप्लाई दी जाती है, तो क्या है उसमें उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये देखो d∅/dt क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, देखो फाई तो चुंबकीय फ्लक्स है, d∅/dt क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है जो कि समय के सापेक्ष होती है, ठीक है, ये परिवर्तन की दर है। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, ये काय के बराबर होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यही लिखा है हमने, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। लेकिन यहाँ NP क्या है, NP ये है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फेरे होंगे, जो कुंडली में जो जितने ज्यादा फेरे होंगे उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल होगा, है ना। तो ये कोई रटने ऐसी मतलब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखो शुरू से हमने लिखा, माना प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है ना। और तो फैराडे के, अगर इससे प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से EP बराबर -NP। अच्छा अभी माइनस के बारे में बताना पड़ेगा कि माइनस क्या है, बताऊंगा। तो EP बराबर हो जाएगा NP यानी नंबर ऑफ फेरे, ठीक है, और उन फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। हाँ माइनस इसलिए लगा रखा है, माइनस इसलिए लगता है क्योंकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, जिस धारा के कारण ये मतलब ये क्या है, जिसके कारण उत्पन्न होता है ना, ये उसी का विरोध करता है। इसका एक ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ है ना, उसी का ये विरोध करेगा। यानी ये क्या हमने धारा प्रवाहित करी तो ये प्रेरित फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब जब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये उसी का विरोध करता है जिसके कारण ये प्रभावित होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगते हैं और कुछ नहीं है माइनस का चिन्ह लगाने से। अब देखो भैया पहली में समझ लिया ना, तो दूसरी में भी ऐसी लिख देंगे हम। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इसी प्रकार ES बराबर, यहाँ EP था, यहाँ द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी, यहाँ हो जाएगा ES बराबर -NS। NS यानी अब NS क्या है, इसके नंबर ऑफ फेरे हैं,
इनके फेरों की संख्या NS, ठीक है। तो NS इंटू डी फाई अपॉन डी टी, मतलब अब इस कुंडली में चुंबकीय की फ्लक्स परिवर्तन की दर वो हो जाएगी इसके विद्युत वाहक बल के बराबर, है ना। तो ये देखो ये हो गया द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल और ये हो गया प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये हमने ये कहां से लिखा, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से लिखा है ये दोनों समीकरण, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2, ये दो समीकरण मिल गए, हमें सिद्ध क्या करना है, ES बटे EP। देखो दिमाग लगाना, यहाँ ज्यादा रखने की बात नहीं है। तो यहाँ देखो सिद्ध क्या करना है, ES बटे EP। तो बस, तो फिर ES कहाँ पे है, ES यानी सेकेंडरी, ES यानी सेकेंडरी का प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे, तो उससे हमें देखो साफ साफ दिख रहा है ना। जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो हमें यहाँ टर्म मिल जाएगा, ये मिल रहा है ना, ES बटे EP मिल रहा है ना। इसलिए हम समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, नहीं तो हमें उल्टा हो जाएगा, EP बटे ES मिल जाएगा। हमें सिद्ध करना है ES बटे EP। तो हमने क्या करा, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिया, दे दो भैया। तो देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर तो इसमें भी है और इसमें भी है, सेम है। तो हमने क्या करा, जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है ES बटे EP हो जाएगा, ये हो गया। और बीच में बराबर का निशान है ना ये वाला, तो ये बराबर का निशान लग गया। और देखो डी फाई अपॉन डी टी इसमें भी है, डी फाई अपॉन डी टी इसमें भी है। तभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए। लेकिन बचा क्या, समीकरण 2 में क्या NS है, तो ऊपर NS आ गया, और समीकरण 1 में NP है, तो नीचे NP आ गया, क्योंकि हमने 2 में 1 का भाग दिया है इसलिए। तो 2 वाले ऊपर रह गए N, और समीकरण नंबर 1 वाली नीचे आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक चीज तो हमें मिल गई, यानी आधा तो सिद्ध हो गया। यहीं पे फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से इतना ही सिद्ध हो गया। चलो तो अब देर नहीं करेंगे, इसमें देख लेंगे। तो ये तो एक इतनी बात तो सिद्ध हो गई। अब हमें चाहिए क्या, ये क्या है, IP और IS। IP क्या है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, और IS क्या है, सेकेंडरी कुंडली में बहने वाली धारा, ठीक है। तो अब देखते हैं, सिद्ध करते हैं। देखो अब यहां तक तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम देखेंगे यदि दोनों कुंडलियों में प्रतिरोध नगण्य है। सुनना बात को, देखो किसी भी ऐसा तो वैसे होता नहीं है कभी, तो किसी भी संसार में किसी का प्रतिरोध ना हो। प्रतिरोध तो सबका होता है ना, हमारा तुम्हारा भी प्रतिरोध होता है। हमें जब पढ़ाने को बैठाया जाता है तो हम पढ़ते नहीं है, यही हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी चालक में भी रहता है, हम धारा प्रभावित करते हैं, वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो भी उसका गुण होता है, उसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब यदि दोनों कुंडलियों में प्रतिरोध क्या है, नगण्य हो। ये तो होता है आदर्श कुंडलियां हो, तो वैसे ऐसे होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहिए। तो यदि दोनों कुंडलियों में प्रतिरोध कैसा हो, नगण्य हो। नगण्य यानी मतलब ना के बराबर हो, ये नहीं कहा मैंने जीरो, नगण्य हो मतलब जिसको हम सोचेंगे है ही नहीं, ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ क्या, जीरो कर दोगे तो क्या उससे रिलेटेड चीज जीरो हो जाती है, फिर वो क्वांटिटी जीरो हो जाती है, इसलिए जीरो नहीं बोलते। यहाँ बोलेंगे यदि दोनों कुंडलियों में प्रतिरोध कैसा हो, नगण्य हो, ठीक है, मतलब जिसको हम उपेक्षा कर दें इसकी। और जब सुनो तो बात को, अगर प्रतिरोध नगण्य हो गया कुंडली में, तो फिर सुनो इन कुंडलियों में जो हमने सप्लाई दी है, यानी जो वोल्टेज अप्लाई किया है, वो वोल्टेज दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज, मान लो अभी प्राथमिक की बात कर रहे हैं, प्राथमिक कुंडली में जो हमने वोल्टेज लगाया, तो वो वोल्टेज बराबर हो जाएगा काय के, पता है आपको, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, उस कुंडली के, अगर प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा तो, ठीक है। तो हमने तो यही बात लिखी, यदि दोनों कुंडलियों में प्रतिरोध नगण्य हो जाए तो विद्युत वाहक बल बराबर, काय के, किस चीज के, उनके सिरों के बीच आरोपित वोल्टेज, किसके, इन कुंडलियों के, ठीक है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल रहेगा वो हो जाएगा इनके सिरों के बीच लगाए गए, मतलब प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है EP, वो बराबर हो जाएगा इनके सिरों के बीच लगाए गए वोल्टेज के बराबर, ठीक है। यानी कि इसका प्राइमरी है तो भैया हम VP मान लेंगे, VP मान लेंगे, और इसके सिरों का वोल्टेज मान लेंगे VS, है ना, और इसका भी मतलब ये विद्युत वाहक बल ES है। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ES बराबर VS हो जाएगा और EP बराबर VP हो जाएगा, ठीक है। जब हमने, ये कब की बात है, जब प्रतिरोध नगण्य है, जब प्रतिरोध है ही नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और जब ये हो गया, देखो भैया ES बराबर VS हो गया, EP बराबर VP हो गया,
तो देखो यहाँ पे देखो ES की जगह हम क्या रख सकते हैं, VS रख देंगे और EP की जगह हम VP रख देंगे। क्या दिक्कत है, जब इनके ये बराबर है VS के और ये बराबर है VP के, यहाँ रख दो, क्या दिक्कत है। तो हमने देखो हमने समीकरण 3 से हमने लिखा NS, ये NS बटे NP बराबर, ये बराबर हो जाएगा किसके, इनके बराबर तो है ही, तो यहाँ पे रख देंगे VP वो VS और यहाँ रख देंगे VP। देखो रख दिया हमने VS बटे VP, कुछ नहीं किया। देखो आप लोग देख रहे हो, बस लिखना है हमने इतना लिखा कि दोनों कुंडली में प्रतिरोध लगा 9 और उनके बीच उनके सिरों पे लगाया गया वोल्टेज वो बराबर होगा उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 4 बन गया एक। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो, अभी हमें लेकिन यहाँ पे तुम्हें आई चाहिए ना, रुकते देखते हैं। यदि कुंडलियों में बहने वाली धारा जो हमने भी कही थी, देखो अब तो हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, पहले हम बता चुके हैं। यदि कुंडली में बहने वाली धारा क्रमशः, मतलब धारा क्या, इसमें प्राइमरी में बहने वाली धारा IP यानी IP, ठीक है, और सॉरी इसकी सेकेंडरी में बहने वाली धारा IS हो, तो देखो ये देखा हमने बहने वाली धारा IP और IS हो तो सुनो अब भैया एक चीज और, यहाँ पे हम काय की चर्चा कर रहे हैं, हमें I चाहिए, V तो मिला, तो V से तो कुछ काम नहीं बना हमारा। तो सुनो इसमें हमने जब वोल्टेज लगाया था तो इसमें कुछ शक्ति उत्पन्न हुई होगी और इसकी भी शक्ति होगी कुछ, तो सुनो शक्ति कैसी होगी, तो क्या लिखेंगे, यदि कुंडलियों में बहने वाली धारा IP और IS हो तो निवेशी शक्ति यानी जो हमने वोल्टेज लगाया, जो हमने वोल्टेज का निवेश किया, तो ये निवेशी शक्ति भी उत्पन्न हुई होगी। तो निवेशी शक्ति प्राथमिक कुंडली में क्या हो जाएगी, वोल्टेज इंटू I, समझ रहे ना, शक्ति P बराबर होता है VI, उसी फॉर्मूले से P बराबर होता है पावर V इंटू I। तो यहाँ देखो VP इंटू I हमने ये लिख दिया, यहाँ VP इंटू I, प्राथमिक कुंडली की VP इंटू IP काय की प्राथमिक कुंडली की, और द्वितीय कुंडली की इसी तरह क्या हो जाएगी, द्वितीय कुंडली हो जाएगी VS इंटू IS, द्वितीय कुंडली की हमारी हो जाएगी VS इंटू IS। ये देखो इधर द्वितीय कुंडली हो जाएगी VS इंटू IS और प्राथमिक कुंडली की हो गई VP इंटू IP, है ना। और सुनो एक चीज और लिखना है अपन को यहाँ पे, आदर्श स्थिति क्या होती है, आदर्श स्थिति ये हो जाएगी कि देखो आदर्श स्थिति क्या होती है, आदर्श स्थिति ये होती है कि हमने मान लो कुछ काम किया, मतलब कुछ भी मान लो हमने मतलब जहां पे कहीं लॉस ना हो, वो होती है आदर्श स्थिति। कैसी, हमने जो दिया वही प्राप्त किया, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम जो दें और उतना ही हमें मिल जाए। आप कुछ भी काम करोगे तो आपका कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ अगर इस यहाँ की भाषा में समझें तो देखो हमने यहाँ पे जितना वोल्टेज दिया था उतना ही वोल्टेज हमें इस तरफ मिल जाए, यानी हमने जो प्राथमिक पे वोल्टेज हमने जितना लगाया था ट्रांसफार्मर में उतना ही हमें सेकेंडरी पे मतलब द्वितीय कुंडली पे हमें उतना ही वोल्टेज मिल जाए, उतनी ही शक्ति मिल जाए, उतनी ही पावर मिल जाए। ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता, ये सोचना ही मत। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस संसार में होते ही है। आदर्श तो भैया भगवान राम थे, भगवान ही होते हैं आदर्श। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम आदर्श स्थिति में VP इंटू IP, यानी VP इंटू IP नहीं, आदर्श स्थिति में प्राइमरी की शक्ति बराबर सेकेंडरी की शक्ति, बस ये है आदर्श स्थिति में प्राइमरी की शक्ति बराबर सेकेंडरी की शक्ति। तो सुनो, तो भैया प्राइमरी की शक्ति क्या है, प्राइमरी की शक्ति है VP इंटू IP और इसकी क्या की सेकेंडरी की है VS इंटू IS। तो बस दोनों को बराबर कर दिया, कब, आदर्श स्थिति में कर दो भैया बराबर। आदर्श की चर्चा हमने पहले लगा दिया ना, आदर्श स्थिति। तो भैया जब ये करा अपन ने, देखो VP इंटू IP बराबर VS इंटू IS। तो यहाँ पर सुनो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखो ये बराबर लगा बीच में, तो VS को हम इस तरफ नीचे ले आए। देखो ये VS को इसके यहाँ पर अच्छे से लिखने का, आपको ऐसा लिखा हुआ है, देखो VP इंटू IP बराबर लिखा है यहाँ पर VS इंटू IS। क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए प्रॉब्लम जाती है। देखो इसको हम ले गए इसके नीचे और इसको ले गए इसके नीचे, ले जाए क्या दिक्कत है, अपना पेन है, अपनी कॉपी है, ले जाओ। तो भैया VS को हम ले गए इसके नीचे, देखो VS को ले गए कहाँ, ये ले गए VS के नीचे, इसके नीचे, और इसको ले गए इसके नीचे, तो ले आए। देखो VP के बटे VS आ गया बराबर IS के नीचे IP आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो अब हमें कुछ मिलता जुलता, ये इससे मिलता जुलता कुछ मिल गया। कैसा, देखो
आई एस बटे आई पी बराबर हो गया वीपी बटे वी एस के, और वीपी बटे वी एस का के बराबर था, सॉरी वी एस बटे वीपी का के बराबर था एन एस बटे एन पी के। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब तो आप लोग खुद ही समझदार हो, बताने की जरूरत तो नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से हमें दो चीजें मिलेंगी, समीकरण नंबर 3 और 4 और 5 से हमने सीधा लिख दिया समीकरण 3, 4, 5 से क्या एन एस बटे एन पी बराबर ई एस बटे ई पी, ये लिख दिया, और बराबर आई एस बटे आई पी, कहां से ये उठा लिया देखो हमने आई एस बटे, ओ सॉरी आई एस बटे, देखो आदर्श स्थिति में यहां से हम देखेंगे कब आदर्श स्थिति में हम क्या होता है, जो हम इसको शक्ति देते हैं, मतलब जो हमने प्राथमिक में शक्ति दी वो वही हमें द्वितीयक में मिल जाए, आदर्श स्थिति वो होती है कि जो हमने दिया वही मिल जाए, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है, ऐसा क्योंकि ना कुछ लॉस हो ही जाता है, ठीक है। तो आदर्श स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक की शक्ति बराबर द्वितीयक की शक्ति। तो हमने इसको देखो साइड में लिखा हुआ है, क्यों ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पे हमें यहाँ क्या चाहिए, आई पी बटे आई एस चाहिए ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आई पी को यहीं बैठा रहने देंगे और आई एस को इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ इसको यहाँ ले जाओ, इसको उठा के ऐसा ले जाओ, ये बीच में बराबर लगाएंगे, तो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। देखो यहाँ पे हम आई एस को ले गए तो हो जाएगा, देखो आई पी बटे आई एस, जी ले गए हमने, चले तो जी ले गए उठा ले गए, और जो बराबर जी होगा तो लगा दिया एज इट इज, और वी एस, ये वी एस यहीं बैठा था, इसको इसके नीचे ले आए, ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो क्योंकि हमें वी एस बटे वी पी पहले है हमारे पास, इसलिए हमने ऐसा किया। तो देखो ये हमने यहाँ पर हम ठीक कर रहे हैं, देखो आदर्श स्थिति में क्या होता है, जो हमें प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए था आई पी बटे आई एस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आई पी को हमने यहीं बैठा रख दिया, आई पी को यहीं बैठा रख दिया, आई एस को इसके नीचे ले गए थे और वी पी को हम इसके नीचे ले आए थे, ठीक है। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या लिखा, समीकरण नंबर 3, 4, 5 से, देखो यहाँ देखो ध्यान से, समीकरण 3 से तो हमें भैया आधी बात हमारी सिद्ध हो गई थी, बस हमें आई पी बटे आई एस चाहिए था, जो हमें यहाँ मिल गया, ये मिल गया, देखो आई पी बटे आई एस है ना, आई पी बटे आई एस किसके बराबर है, वी एस बटे वीपी के। तो हम क्या करेंगे, वी एस बटे वीपी का बराबर है एन एस बटे 5 और 6 में देखो, अभी इनको मत देखो, समीकरण 5 और 6 को देखो, हमें क्या है, एन एस बटे एन पी का के बराबर मिल रहा है आई पी बटे आई एस के, देखो आप यहाँ पे मिल रहा है ना। तो हमने क्या करा, समीकरण नंबर 4 और 5 से देखो एन एस बटे एन पी, ये जो समीकरण नंबर 4 था देखो ये लिखा है समीकरण नंबर 4, और ये लिख दिया हमने समीकरण नंबर 5, दोनों को मिला के लिख दिया। तो हमें क्या मिल गया, एन एस बटे एन पी बराबर मिल गया आई पी बटे आई एस के पास। तो हमने फिर यहाँ से देखो ये समीकरण नंबर 3 से हमारी आधी बात सिद्ध हो गई थी। अब हमें एक समीकरण नंबर 6 ऐसा मिल गया जिसमें हमें आई पी बटे आई एस भी मिल गया, ठीक है। 6 और 3 को आपको साफ साफ दिख रहा होगा, समीकरण 3 और 6 से आप आराम से दोनों को देख के आप आराम से लिख सकते हो क्या, ये वाली इक्वेशन। कैसे, ये तो हमारे पास है ये वाला, उठा के रख दिया, और ये देखो ये काय के बराबर हो गया एन एस बटे एन पी के, तो ये भी हमने रख दिया उठा के, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। एक चीज और, ये बराबर का हमने इसलिए लगाया क्योंकि इनका रेशो जब आपस में बराबर है, देखो विद्युत वाहक बल का रेशो बराबर काय के कुंडली के फेरों की संख्या का रेशो और कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के रेशो का, ये आपस में जब एक रेशो में बराबर ही है, मतलब रेशो में आप इनका जो रेशो है आपस में बराबर है, तो कुछ कांस्टेंट होगा तब तो बराबर है, फिक्स रेशो चलता होगा, तो वो हो गया के, ठीक है। थैंक यू।